Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 10 जिसका नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इसके हमने प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और अभी बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर से देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही क्वेश्चन के साथ हम जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी हम अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन। सो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। यस, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं? टू रिस्पेक्ट दी नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। या फॉर ए पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज और चाइल्ड, अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है कि आप अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं। या फिर टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं या जो भी प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करें। ये 4 स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइडेड हैं। इन 4 स्टेटमेंट्स की बेसिस पे आपको आंसर सेलेक्ट करना है और इनमें से कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। हिंदी में पहले से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, माता पिता के लिए अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो कोड हम इसमें से अगर सिलेक्ट करें तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ ए, बी एंड सी। तो ए, बी एंड सी स्टेटमेंट हमसे कहता है कि आपकी एक तो फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप अपने नेशनल फ्लैग जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करें। बिल्कुल हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको आप प्रोटेक्ट करें, उसको आप बेहतर करने की कोशिश करें, उसको डिप्लीट ना करें। ये भी हमारी ड्यूटीज़ है। लाइक पेड़ लगाएं, ठीक है, कहीं अगर वाटर टैप खुला है तो उसको क्लोज़ कर दें, ये ना सोचें कि ये मेरा नहीं है या ये तो मैंने ओपन नहीं किया। तो ये हर सिटीज़न की ड्यूटी है, ठीक है। एंड फॉर अ पेरेंट, अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को एजुकेशन दें। ये नहीं कि आप उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, उससे घर के काम करा रहे हैं या उससे कोई अदर वर्क करा रहे हैं, नहीं, आप बच्चा पढ़े या ना पढ़े, बट आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दें कि बच्चा जो है वो पढ़ सके, ठीक है। उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट जो है वो बनाएं, ठीक है, वैसा एनवायरनमेंट सेट करें। अब जब बात हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की आ गई तो हमने ये तो क्वेश्चन से हमने देख लिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली क्या क्या हैं। अब हम बेसिकली देख लें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आपकी क्या हैं, तो वो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं सारे सिटीज़न के लिए, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स,
सारे सिटीजन्स के लिए मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं ये। क्यों हैं? ताकि क्या किया जा सके, ताकि एक पैट्रियोटिज्म की जो भावना होती है ना, स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म जिसको कहते हैं, उसको प्रमोट कर सकें। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है बेसिकली, ये क्यों हैं? ये इसलिए हैं ताकि ये हेल्प कर सकें इन प्रमोटिंग, ठीक है, ये हेल्प कर सकें इन प्रमोटिंग स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। जो पैट्रियोटिज्म की भावना है, उस पैट्रियोटिज्म की भावना का विकास जो हो वो किया जा सके इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ, और जो हमारी इंडिया है उसकी यूनिटी को अपहोल्ड किया जाए। तो ठीक है, तो अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीज़न के वो डेवलपमेंट में इस तरह से कार्य करती हैं कि वो इंडिया के यूनिटी को अपहोल्ड करने में हेल्प करती हैं, पैट्रियोटिज्म की भावना को प्रमोट करती हैं सिटीजन्स में, सिटीज़न के लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं। अब बात ये वाली बात तो आ गई, ठीक है, लेकिन एक बात और आती है बेसिकली, और वो ये बात है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपकी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आती हैं, किस भाग में आती हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इनको पार्ट 4 में रखा गया है, ठीक है, भाग 4 में इनको रखा गया है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, और ये हर इंडिविजुअल और नेशन के लिए कंसर्न रखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सभी के लिए हैं, ठीक है। इसी जैसे अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है ना, इसी तरह से हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या है बेसिकली? तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि ड्यूटीज़ जो हमें करनी है, राइट्स जो हमारे अधिकार हैं वो हमें लेने हैं, ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब, ठीक है। देखिए, जैसे अगर हम बात करें एक तरह से कि क्या क्या है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आ रहे हैं, और जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो क्या कहते हैं? तो वो जो आपकी प्रीएम्बल है ना, उसमें बहुत कुछ बताया गया। उस प्रीएम्बल में आपको बताया गया है कि जो पीपल्स हैं इंडिया के, ठीक है, वो क्या है, वो एक उसमें जो टर्म्स बताई गई हैं लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, सभी को जस्टिस हो, ठीक है, लिबर्टी हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित हैं, और इन्हीं में से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हीं में से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्लियर? चलेंगे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है कि हमको भैया अपने नेशनल फ्लैग का भी सम्मान करना है, और एज अ पेरेंट हमको बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी एजुकेशन की, और हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। यस, मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका नीति आयोग से है। कहाँ से है? नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो स्टेटमेंट्स देखने से पहले हम थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम उनकी स्टेटमेंट्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आपको नीति आयोग के बारे में पता चलेगा तो आप उसकी स्टेटमेंट्स को ईजिली पता लगा लेंगे। तो सबसे पहली बात, नीति आयोग यानी नीति
इसकी कोई फुल फॉर्म होगी, तो आइए उस फुल फॉर्म को देख लेते हैं सबसे पहले। तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह वर्क करता है। ये एक नोडल एजेंसी है। कैसी एजेंसी है ये नीति आयोग? एक नोडल एजेंसी है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। ये नीति आयोग एक नोडल एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है। मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इनको मैं इसलिए लिखती हूँ ना क्योंकि सिर्फ सुन के वो चीज़ हमें याद नहीं रहती, लेकिन हम उसको देखते हैं तो हमारे माइंड में स्टक करती है कहीं ना कहीं। तो अगर यहाँ से कहीं क्वेश्चन आता है तो इन टर्म, ये जो टर्म्स मैं यहाँ लिखती हूँ, लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, अभी मैंने जैसे नोडल एजेंसी लिखा था, तो ये आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे कि मैम ने हाँ वहाँ ऐसा लिखा था, तो उससे आप अपने आंसर तक पहुँच पाओगे इसलिए, ठीक है। तो ये एक नोडल एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करती है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करना इसका काम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये करती है, और जो भी बार्गेनिंग फेडरलिज्म है उसको दूर भगाती है, ठीक है। और कैसे भगाती है? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसके इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। और ये आपकी एक अप्रोच का इस्तेमाल करती है जिस अप्रोच का नाम है बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ ये अपना काम करती है। नीति आयोग के अगर इनिशिएटिव्स की बात करें तो इसके इनिशिएटिव्स में देखिए 15 ईयर रोड मैप आता है। इसके इनिशिएटिव में 15 ईयर रोड मैप इंक्लूडेड है, ठीक है। और क्या इंक्लूडेड है? 7 ईयर विजन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। और क्या इंक्लूडेड है? आपकी अमृत डिजिटल इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। इसके इनिशिएटिव में अमृत डिजिटल इंडिया है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन भी है, अटल इनोवेशन मिशन भी है, ठीक है। और मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म भी है, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म भी इसके इनिशिएटिव में इंक्लूडेड है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी इंक्लूडेड है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली हमारे इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, नीति आयोग के, जिसमें ये सब आता है। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो भी इसी का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। अब इसकी बात आती है कि इसकी हिस्ट्री की, अगर मैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं हिस्ट्री में, ये जो नीति आयोग है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो था वो 2015 में हुआ। किसने किया? एनडीए गवर्नमेंट ने नीति आयोग का गठन किया
ठीक है। नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट 2015 में हुआ। किसने किया? एनडीए गवर्नमेंट ने किया। और इस नीति आयोग ने जो प्लानिंग कमीशन थी उसको रिप्लेस किया। तो इस नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? तो रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को इस नीति आयोग ने रिप्लेस किया। अब ये जो नीति आयोग काउंसिल है, ठीक है, नीति आयोग की जो काउंसिल है इसमें कौन आता है? तो ये नीति आयोग की जो काउंसिल है ये कैसे बनी है? तो ये सभी स्टेट्स के, ऑल स्टेट के चीफ मिनिस्टर से ये काउंसिल बनी है। ऑल स्टेट जो भी आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं, ऑल स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स से ये काउंसिल बनी है। इसमें आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ मतलब सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, साथ ही साथ आपके दिल्ली और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। तो पुडुचेरी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ ये काउंसिल जो है वो बनी है। और इसमें और भी लोग आते हैं, कौन कौन? जैसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं सारी यूटीज़ के, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ के, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आते हैं सारी यूटीज़ के। वाइस चेयरमैन आते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो वाइस चेयरमैन जिनको कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है वो भी इस नीति आयोग की काउंसिल को बनाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नीति आयोग के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन। बाकी अब हम क्वेश्चन देखेंगे। इतना सब हमने पढ़ लिया तो अब हम समझ जाएंगे बेसिकली कि नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग? तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, या ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर ये थिंक टैंक है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोड सिलेक्ट करोगे, ठीक। अब नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया। अभी हमने जो डिस्कशन किया वहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज़ नोडल एजेंसी। क्या पढ़ा था? नोडल एजेंसी किस लिए कार्य करती है? ये नोडल एजेंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, ठीक है। इसके हमने इनिशिएटिव्स पढ़े थे, उस इनिशिएटिव में हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म, सो मैनी थिंग्स हमने डिस्कस की। तो इसका मतलब ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ये कोई वैधानिक निकाय भी नहीं है। तो जब ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं कि ना तो ये कोई भी संवैधानिक निकाय है ना तो ये कोई भी वैधानिक निकाय है, तो हम इससे जब हमने ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट्स को कट किया तो उसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 3 जो है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जब नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है ना वैधानिक निकाय है, तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल कि ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। स्टेटमेंट सी सही हो गया। सब स्टेटमेंट डी कहता है कि एक थिंक टैंक है, बिल्कुल थिंक टैंक है। हमने बोला कि नीति आयोग काउंसिल जो है वो किन किन लोगों से मिलके बनी है, तो वो हमारे जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे मिलके बना है। पुडुचेरी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स भी इसमें इंक्लूड हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो इन सब लोगों से मिलकर ये जो काउंसिल बनी है, तो बेसिकली जब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इनको क्या करना होता होगा? थिंकिंग, ये विचार तो करेंगे ना, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए ये डिस्कशन करेंगे, ये सोचेंगे, ये थिंकिंग करेंगे। इसीलिए ये काउंसिल वाले मेंबर्स जो है, काउंसिल मेंबर्स जो होते हैं, ये सोचते हैं और सोच के किसी भी एक उस पर पहुँचते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये एक थिंक टैंक है। तो स्टेटमेंट सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी और डी हमें किस ऑप्शन में देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 3 में, सी और डी।
क्लियर? चलेंगे आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट कि जो हमारे इनमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। जो हमारी हायर एजुकेशन का जो वैश्वीकरण हुआ है उसके डिमेरिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसके नुकसान हैं, वो हमको यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस ग्लोबलाइजेशन का हमारी हायर एजुकेशन पर। तो ग्लोबल करिकुलम का एक्सपोजर हो रहा है। ठीक, दूसरा प्रमोशन ऑफ इलाइटिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में इस इलाइटिज्म का प्रमोशन हो रहा है। कॉमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन का कॉमोडिफिकेशन हो रहा है, या फिर जो एजुकेशन की कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोड यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, उससे पहले हिंदी में देख लेंगे। ओके, तो उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन से दोष हैं। तो ये वैश्विक पाठ्यक्रम का प्रदर्शन करती है। शिक्षा में अभिजात्यवाद को बढ़ावा मिलता है ग्लोबलाइजेशन से, या उच्च शिक्षा का वाणिज्यीकरण होता है, या फिर शिक्षा की लागत में वृद्धि होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज बी, सी एंड डी। तो स्टेटमेंट बी, सी और डी सही हैं। बी, सी, डी स्टेटमेंट क्या कह रही थी एक बार देख लेंगे। तो स्टेटमेंट बी आपका कहता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है एजुकेशन में, शिक्षा में, ये क्या करता है, शिक्षा में अभिजात्यवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, एलाइटिज्म को बढ़ा रहा है। ये उच्च शिक्षा का वाणिज्यीकरण भी कर रहा है और शिक्षा की जो लागत है वो भी बढ़ रही है। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि पहले इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी एजुकेशन की, तो सब मतलब लोग एडमिशन ही नहीं लेना चाहते थे, तो फीस जो थी वो कम थी। अब लोग जो है जिस तरह से एडमिशन लेने के लिए उत्साहित रहते हैं कि सबको एडमिशन लेना है, तो उस तरह से जो शिक्षा की लागत है उसमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है। शिक्षा की लागत में वृद्धि हो रही है, एडमिशन फ़ीस बढ़ रही है, कॉलेजेस फीस बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है भैया ये बच्चा नहीं लेगा मतलब दूसरा तो लेगा। पहले फ़ीस अगर नहीं ज़्यादा कर लेंगे, पहले जब लिटरेसी रेट कम था तो अगर फ़ीस ज़्यादा होती तो लोग एडमिशन नहीं लेते। तो अब ये ग्लोबलाइजेशन होने से फ़ीस जो है वो ज़्यादा हो रही है, और ग्लोबलाइजेशन होने से यह विजात्यवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है, और उच्च शिक्षा का वाणिज्यीकरण भी हो रहा है। इंग्लिश में देख लेंगे कि देखिए एजुकेशन में एलाइटिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, कि इसको एडमिशन देना है, इसको एडमिशन नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हर कोई जो है वो इंस्पायर है टीचिंग लर्निंग से, तो हर कोई पढ़ना चाह रहा है, तो वहाँ पे हम जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है, तो ये एलाइटिज्म जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। कॉमोडिफिकेशन हो रहा है हायर एजुकेशन का, एंड कॉस्ट जो है एजुकेशन की बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है वो भैया सही हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेशन का अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पर कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में से ही एक हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका नाम है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर कौन सी स्टेटमेंट सही है ये डिस्कस करेंगे।
देखिए, हमारी इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, या हम बोले कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक अक्रेडिटेशन है। क्या है ये? अक्रेडिटेशन, जो कि ग्रांट किया जाता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में, किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो एक एक्रेडिटेशन है जिसको ग्रांट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, अगर मैं मिनिस्ट्री की डेफिनेशन दूँ, अगर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं डेफिनेशन दूँ, तो यहाँ पर ये जो एक्रेडिटेशन है ये इंडिकेट करता है कि कोई एक इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन का अदर यूनिवर्सिटीज़ से अलग, मतलब कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ से अलग है, हम कह सकते हैं अदर देन यूनिवर्सिटीज़, जो कि वर्क करता है आपके हाई स्टैंडर्ड पर। ठीक है, हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडीज़ में, स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी, स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी में अगर कोई इंस्टीट्यूशन हाई स्टैंडर्ड की तरह वर्क कर रहा है अगर यूनिवर्सिटी से अलग, तो उस इंस्टीट्यूशन को डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारी इंडिया का, उसमें देखिए दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बरेली में बात करूँ तो, और आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसमें बरेली की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ आपका इन्वर्टेज आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये आपकी एमजेपी आ रही है। ठीक है, अब ये पब्लिक और प्राइवेट का मतलब क्या? पब्लिक और प्राइवेट का मतलब ये है कि पब्लिक जैसे गवर्नमेंट होगी कि फ़ीस कम होगी तो हर कोई एडमिशन ले पाएगा, बट यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा होगी तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हर कोई यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएगा, तो एक तरह से प्राइवेट हो गई। ठीक है, तो जो हमारा हायर एजुकेशन का सिस्टम है इंडिया में, उसमें दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, आपकी प्राइवेट और पब्लिक। और ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो सपोर्ट मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड होती हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो इनको रन करने में हेल्प करती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रन की जाती हैं। जबकि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मोस्टली सपोर्ट किया जाता है वेरियस बॉडीज़ के द्वारा। ठीक है, तो डिफरेंट बॉडीज़ और हमारी सोसाइटीज़ हो गई जो कि क्या करती हैं, इनको फंड प्रोवाइड करती हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को रन करने में। तो ये कुछ बॉडीज़ और कुछ सोसाइटीज़ का यहाँ पे हेल्प रहता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ इंडिया में, ठीक है, जो कि आपकी यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है, जो कि अपनी कह सकते हो कि पावर्स लेती हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के तहत। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हमारी इंडिया में हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, तो 30 नवंबर 2021 तक, 30 नवंबर 2021 तक जो यूजीसी था उसने 126 इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट किया था डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के स्टेटस में। ठीक है, तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के स्टेटस में 30 नवंबर 2021 तक 126 इंस्टीट्यूशंस को रखा गया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसको कि डीम्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट किया गया था वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो पहला इंस्टीट्यूट कौन सा था जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट किया, तो वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था, जिसको हम कह सकते हैं कि इस स्टेटस के तहत इसको ग्रांट मिला था 12 मई 1958 को। कब मिला था? 12 मई 1958 को।
और स्टेट जो था वो स्टेट जिसमें बहुत ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ बता रही हूँ कि सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है, आपसे डेटा पूछा जाएगा बेसिकली एज नवंबर 2021 तक का मैं डेटा बता रही हूँ। तो 126 इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आ रहे थे, ठीक है। हाँ, इसने अपना पहला जो ग्रांट दिया था जिस इंस्टीट्यूशन को, उसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको कि कह सकते हो मान्यता मिली थी 12 मई 1958 को। और वो स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, तो मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टेट है वो है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं? तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में हैं, कितनी हैं सॉरी, तो तमिलनाडु में 28 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं? तमिलनाडु में है, कितनी है? 28 हैं। और नवंबर 2021 तक कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो डीम्ड, कितने इंस्टीट्यूशन थे जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत रखा गया? तो 21 थे। क्लियर? चलिए अब देखेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ तो हमने देख ली। अब देखिए अलग यूनिवर्सिटी, जरूरी है हमसे डीम्ड यूनिवर्सिटी से ही क्वेश्चन पूछा जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। तो थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनको यूनियन यूनिवर्सिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को यूनियन यूनिवर्सिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो यूनियन यूनिवर्सिटी हो गई या फिर हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये हमारी स्टैब्लिश हुई थी पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। कैसे स्टैब्लिशमेंट हुआ था इनका? तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। और ये आपके परव्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के परव्यू के अंतर्गत ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ऐसे ही आपकी एक और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अब ये जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनको आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है हर स्टेट की या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया की, तो वो इसको रन कराते हैं। और ये यूजली स्टैब्लिश होती हैं बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट के थ्रू। तो हमने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू रन कर रही हैं, स्टैब्लिश हो रही हैं। ये जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट, याद रखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट के तहत हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को रन कराते हैं, या फिर ये जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस एक्ट के तहत जो है वो स्टैब्लिश हुई हैं। अब एक बात और देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूट हमारे स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट हमारे स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के अंतर्गत आते हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि स्टैब्लिश होते हैं या फिर जिनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के द्वारा इंडिया में। तो इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के अंतर्गत आते हैं वो एकेडमिक स्टेटस को एंजॉय करते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के प्रिविलेजेस को भी एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब स्टेट की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। तो ये जो स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये आपके स्टेट एक्ट के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये स्टेट एक्ट के अंतर्गत आती हैं जिसको अप्रूव्ड किया जाता है यूजीसी के द्वारा। और ये डिग्रीज़ दे सकती है, लेकिन ये जो डिग्रीज़ होती हैं ये अलाउ नहीं होती हैं ऑफ कैंपस अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए। क्लियर? तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने जान लिया, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। तो अब भी हम अब इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात आई कि गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो गवर्नर है स्टेट का वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। ये अपना खुद का सिलेबस, अपना खुद का कोर्स वर्क डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस। एडमिशन और फीस के रिगार्डिंग ये अपनी खुद की गाइडलाइंस को फ्रेम करते हैं। या फिर दे कैन ग्रांट डिग्रीज, या फिर ये सिर्फ डिग्रीज प्रदान कर सकते हैं।
करेक्ट कोड यहाँ से सिलेक्ट करना है। करेक्ट कोड की बात करूँ तो यहाँ आपका बी एंड सी एंड डी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देख लेंगे। डीम्ड विश्वविद्यालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य का राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वे अपना स्वयं का पाठ्यक्रम कार्य डिजाइन कर सकते हैं। वे प्रवेश और फीस के संबंध में अपने स्वयं के दिशा निर्देश तैयार कर सकते हैं। वे डिग्री प्रदान कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 2 बी सी एंड डी। तो बी एंड सी एंड डी स्टेटमेंट्स देख लेंगे। तो देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, अभी हमने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा। तो ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये अपना खुद का पाठ्यक्रम कार्य डिज़ाइन करती हैं। ठीक है, ये प्रवेश जो है वो फीस या प्रवेश या फिर फीस के संबंध में अपने जो है वो मानक सेट करती हैं, अपने दिशा निर्देश देती हैं और ये आपको डिग्री भी प्रदान करती हैं। ठीक है, इनको हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। ऐसा स्टेट इसके बाद सबसे ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टेट आपका तमिलनाडु है। और कितनी है? तो 28 है। चलिए, मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन कहता है द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन। जो पर्पस है वैल्यू एजुकेशन का वो पूरी तरह से किसके द्वारा बेस्ट सर्व किया, किस पे फोकस करके पूरी तरह से वो कल्टिवेटेड होगा? कल्चरल प्रैक्टिस प्रेवलिंग इन द सोसाइटी में जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस चल रही हैं उससे, नॉर्म्स जो भी नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट जो कि किसी भी सोशल ग्रुप के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, या ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए कंसर्न से, या फिर रिलीजियस या फिर मोरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस। जो मूल्यपरक शिक्षा है, तो मूल्यपरक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से उसका उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से पूरा होता है। समाज में प्रचलित सांस्कृतिक प्रथाएं, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानदंड पे अगर आप फोकस करोगे तब, मानवीय मूल्यों की चिंता करोगे तब, या फिर धार्मिक और नैतिक आचरण निर्देश। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मानवीय मूल्यों की चिंता। ठीक है, जब आप कंसर्न दिखाओगे ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए तो जो वैल्यू एजुकेशन का पर्पस है वो बेस्ट सर्व होगा जब आप इस पर फोकस करोगे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करना क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी तो फिलहाल हम बस इस क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच कैन बी डिसॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसको कि भंग किया जा सकता है सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के समय पर। या राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। स्टेट के लोकल इंटरेस्ट को राज्यसभा रिप्रेजेंट नहीं करती। या मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट दे रिप्रेजेंट। या फिर नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। कोड सिलेक्ट करना है और करेक्ट आंसर आपका स्टेटमेंट बी एंड सी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। स्टेटमेंट बी एंड सी हम देख लेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि देखिए पहली बात, राज्यसभा परमानेंट हाउस नहीं है। ठीक है, राज्यसभा जो है ये वाली बात सही है कि जो राज्यसभा है वो लोकल इंटरेस्ट जो है स्टेट का उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। और
आपके जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो प्रतिबंधित नहीं होते कि जो भी डिक्टेट्स हैं स्टेट्स को जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको वो वोट करें ही। ठीक है, हिंदी में देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जाता है। नहीं। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। बिल्कुल सही है। और राज्यसभा के सदस्य उन राज्यों के आदेश पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? चलेंगे। तो बी और सी स्टेटमेंट सही है और ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देती है। Yes, again, next question is, which of the following are not necessarily the immediate consequences of the proclamation of the president's rule in a state? इनमें से कौन सा है, ऐसा कौन सा है जो कि नेसेसरीली जो है वो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन में उसको नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, कौन से नहीं है? पहला है डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली, dissolution of the state assembly, removal of the council of ministers in the state, takeover of the state administration by the union government, and appointment of a new chief secretary. हिंदी में देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल परिणाम नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य में मंत्रिपरिषद को हटाना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य प्रशासन का अधिग्रहण एंड नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, दैट इज ए और डी। बाकी स्टेटमेंट सब गलत हैं, सिर्फ ए और डी सही है। और ए और डी आपकी स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं? तो पहली तो कहती हैं डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू चीफ सेक्रेटरी। ये स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? राज्य विधानसभा का विघटन होगा और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट Instead of holding the office during the pleasure of the president, who among the following holds office during good behavior? ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी। करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है एंड करेक्ट आंसर आपका है सी ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओनली स्टेटमेंट सी। तो आपसे यहाँ पे जो कहा है, तो जो जजेस हैं हमारे हाई कोर्ट के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। हिंदी में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बने रहने के बजाय अच्छे व्यवहार के दौरान पद पर बना रहता है? तो ये कौन है? ये हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो कि राष्ट्रपति के मन के मुताबिक नहीं बल्कि अपने अच्छे व्यवहार के मुताबिक जो है वो अपने पद पर बना रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी केवल।
Now moving towards our next question, and this question says that which of the following are the goals of higher education in India? हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन के क्या गोल्स हैं? तो एक्सेस है, इक्विटी है, इक्विटी मीन्स समता, ये मैं आपका फिर बता चुकी हूँ कि समता बेसिकली होता क्या है, क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, relevance, value based education, compulsory and free education। फिर से आप करेक्ट कोड सेलेक्ट करेंगे और ये स्टेटमेंट आपका जाएगा ABCDE, यानी कि जितनी स्टेटमेंट ऊपर दी थी सभी सही हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य जो हैं वो निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उच्च शिक्षा के एक तो लक्ष्य भैया यही है कि देखो हर व्यक्ति तक पहुँच हो, ठीक है, एक्सेस प्रॉपर हो, हर कोई एडमिशन ले सके, हर किसी तक उच्च शिक्षा जो प्रावधान है वो पहुंच सके, हर कोई अब ग्रेजुएट हो सके, पोस्ट ग्रेजुएट हो सके। तो सबसे पहले तो छात्रों तक शिक्षा की पहुंच बनाना इसका उद्देश्य है। इसके बाद इक्विटी मीन्स समता। ऐसा ना हो कि भैया पार्शियलिटी चले कि ना ये तो मेरा भतीजा है, इसको मैं ज़्यादा मार्क्स दे रहा हूँ, ये इसका फ्रेंड है, मेरा कौन लगता है, तो पढ़ने में भले ही अच्छा, उसको मार्क्स नहीं दूंगा। नहीं, जो जैसा कर रहा है, इक्वालिटी का मतलब ये होगा कि हर बच्चे को आप समान नंबर दे रहे हो। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि क्वालिटी है भैया, क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स है तो 30 स्टूडेंट्स को अगर 100 मार्क्स मिल रहे हैं तो सॉरी 30 बच्चों को 100 मार्क्स मिल जाएंगे। इक्वालिटी हम नहीं कर सकते यहाँ हमें क्या करनी होगी? इक्विटी का मतलब जो जितना परफॉर्म कर रहा है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसको उस अकॉर्डिंग हम मार्क्स देंगे या फिर उसको हम उस अकॉर्डिंग टास्क देंगे। ये नहीं कि हमने बोल दिया कि 100 पेजेस का असाइनमेंट जो है वो 2 डेज में प्रिपेयर करके लाना है या फिर 1 डे में प्रिपेयर करके लाना है, और ये हमने सबको बोल दिया कि हमें क्वालिटी दिखा है। नहीं, सबका पेस ऑफ लर्निंग अलग अलग होगा, सब एक तरह से नहीं सीख सकते। तो ये 100 असाइनमेंट जो है सब नहीं कर सकते। तो हम व्यक्ति की, इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क दें कि वो कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। गुणवत्ता और उत्कृष्टता, बिल्कुल क्वालिटी होनी चाहिए, प्रासंगिकता होना चाहिए और मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा भी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर ABCD और E है, यहाँ पर सॉरी F नहीं है। तो ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ये जो प्रावधान है यही गलत है, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये RT जो है ये आपके हायर एजुकेशन के लिए नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये आपके 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बाकी हायर एजुकेशन के लिए ऐसा कोई प्रावधान अभी नहीं बनाया गया है। Now moving towards our last question of the session, and this is which of the following has been ranked the best college in the country 2022 as per the National Institutional Ranking Framework। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अकॉर्डिंग 2022 में इनमें से कौन सा कॉलेज जो था जिसको बेस्ट कॉलेज में रैंक दिया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। करेक्ट आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। जो इंडियन इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का मद्रास में, उसको जो है वो टॉप रैंक में बेस्ट कॉलेज में रखा गया था, बेस्ट कॉलेज की रैंक पे रखा गया था कंट्री में 2022 पे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बेसिस पे। यस, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किसको देश 2022 में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का दर्जा दिया गया है? किसको दिया है? तो ये आपके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली या भारत विज्ञान संस्थान बेंगलोर। तो यह करेक्ट आंसर है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को 2022 में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का दर्जा दिया गया है। क्लियर। सो ये हमने आज भी आपके 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए। सो सेशन हम अपना यहीं एंड करते हैं। आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है। एंड चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करिएगा आप इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका कोई सजेशन है हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपकी कोई डिमांड है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो लाइए, बेसिकली इन क्वेश्चंस पर वीडियो लाइए। जिस टाइप का आप चाह रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो आप हमसे यहाँ पर कह सकते हैं। हम आपकी डिमांड को ज़रूर से पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।